इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रेम फील्ड, जनरल फ्रेम फील्ड के बारे में पढ़ा था। इसमें हम सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड डिस्कस करेंगे कि सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड क्या होगा, और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्फेरिकल फ्रेम फील्ड कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास ये देखें सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड है। सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड हमने एक्स वाई जी हमारे पास तीन यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स हैं। यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स हैं जी, इसके डायरेक्शन है एक्स वाई जी स्पेस में। ये हमारे पास E1 एक वेक्टर फील्ड है, उसके बाद E2 एक वेक्टर फील्ड है और E3 एक वेक्टर फील्ड है। इन तीनों वेक्टर फील्ड्स को हम ड्राइव करेंगे कि वो वेक्टर फील्ड कैसे आ रही हैं जी, उनका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड कैसे बन रहा है, और इन तीनों को हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड है। Let r theta z be the usual cylindrical coordinate functions on r cube। सपोज हमारे पास ये जो r theta z है, ये हमारे पास cylindrical coordinate functions हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफाइन किए थे। आपको याद होगा नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस हमने कहा था x ऑफ p इज इक्वल टू p1, यानी अगर कोई पॉइंट हो स्पेस में p जिसके कोऑर्डिनेट्स हों p1, p2 और p3, तो x ऑफ p किसके इक्वल था, p1, यानी उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x ऑफ p y ऑफ p p2 और z ऑफ p इज इक्वल टू p3, यानी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं ये, यानी कि जो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है r जो है वो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शंस है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन है, यानी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे उनका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो r होगा। इसी तरह थीटा उसका सेकंड कोऑर्डिनेट फंक्शन है और z जो है हमारे पास वो थर्ड कोऑर्डिनेट फंक्शन है जिसका। ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। इनको यूज़ करके हम सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड डिफाइन करेंगे कि सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड क्या होता है। We shall pick a unit vector field in the direction in which each coordinate increases, यानी हम एक यूनिट वेक्टर फील्ड लेंगे उस डायरेक्शन में जिसमें हर कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है व्हेन द अदर टू आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी एक यूनिट वेक्टर फील्ड हम वो लेंगे जिसकी डायरेक्शन में r इंक्रीज हो रहा है, बाकी थीटा और जी हम कांस्टेंट रखेंगे। फिर एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फील्ड हम उस डायरेक्शन में लेंगे जिसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है और r और z कांस्टेंट लेंगे, और इसी तरह फिर एक यूनिट वेक्टर फील्ड z ले लेंगे जिसके लिए r और थीटा कांस्टेंट होंगे, z इंक्रीज कर रहा होगा। हम तीनों वेक्टर फील्ड्स अब लेंगे। अब देखें यहाँ पे सपोज हमारे पास ये हम रोटेट करवाते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, और ये r डायरेक्शन ये आ जाती है, थीटा एंगल से रोटेट करवाते हैं तो ये r आ जाता है उसका रेडियस वेक्टर का। तो ये हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जब हम इंक्रीज करते जाएंगे इस तरह इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r, यानी रेडियल डायरेक्शन में हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास है ये, यानी हमने यहाँ पे कोई वेक्टर लिया एक्स एक्सिस पे कोई भी हम वेक्टर ले लेंगे और जिसकी लेंथ होगी और उसको रोटेट करवा लेंगे हम थीटा एंगल से एक्स वाई प्लेन में। जब एक्स वाई प्लेन में हम रोटेट करवा देंगे थीटा एंगल से तो वो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। अब इसी वेक्टर को जब हम स्पेस में अगर लेते हैं एक्स वाई जी में, तो यही जो एक्स वाई प्लेन में है आप इमेजिन करें इसी ऑरिजिन से इसी को अगर हम स्पेस में ले जाते हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर ले लेते हैं तो ये रेडियल डायरेक्शन ये बन रही है। तो हम कोई पॉइंट जब यहाँ पे लेंगे तो रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जब लेंगे तो वो ये आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो रेडियल डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर यहाँ पे
आएगा। इसी तरह ये पूरी जो हमारे पास लाइन बनेगी ये यहाँ स्पेस में इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये सारी रेडियल डायरेक्शन होगी और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो है हम लेके यूनिट वेक्टर उस पे जब लेंगे तो ये सारी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर फील्ड बनेगी ये सारी, इसको हम कहेंगे E1। इसी तरह इंक्रीजिंग थीटा यानी जिस डायरेक्शन में ये थीटा इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम E2 ले लेंगे। अब E2 हम कैसे लेंगे, वही उसी तरह के ये जो हमारे पास E1 बन जाएगी, हम ये जो यूनिट वेक्टर फील्ड ले लेंगे E1। अब दूसरी वेक्टर फील्ड हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखें जिस तरह नेचुरल फ्रेम फील्ड हम डिफाइन करते हैं, U1 हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है और U2 हमारे पास कौन सी फ्रेम फील्ड होती है जो U1 पे परपेंडिकुलर है, यानी कि U1 से 90 के एंगल पे जो आती है। और इसी तरह इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होती है थर्ड डायरेक्शन में वो हम U3 ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड में करते हैं कि ये हमारे पास ये वेक्टर फील्ड आ गई E1। अब ये जो E1 वेक्टर फील्ड है इसी को जब, क्योंकि थीटा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो जब इसी को E1 जो वेक्टर फील्ड है इसी को जब हम रोटेट करवाएंगे 90 के एंगल पे तो वो हमारे पास वो पूरी जो यूनिट वेक्टर फील्ड बनेगी, वो जो पूरी लाइन बनेगी जिसमें यूनिट वेक्टर बन रहे होंगे वो हमारे पास E2 बन रही होगी। इसी तरह जब E1 और E2 आपको बताया, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर में लिखते हैं जी कि दो वेक्टर्स अगर A और B वेक्टर दूं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो थर्ड डायरेक्शन में होता है और दोनों के परपेंडिकुलर होता है जी। इसी तरह जब E1 और E2 ले रहे हैं तो E3 जो तीसरा होगा हमारे पास जो वेक्टर फील्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो थर्ड डायरेक्शन में होगी E3 में। अब ये E1 जो पॉइंट हमने लिया है इधर, ये E1, अब E1 के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं जी कि E1 यानी वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ U1 U2 हम कैसे ले रहे होते हैं जी। अब देखें, अब याद होगा हमने जब एक फ्रेम डिफाइन किया था कि E1 E2 E3 तीन अगर वेक्टर्स वो फ्रेम बनाते हैं। कब फ्रेम बनाते हैं, जब E1 डॉट E1 1 के इक्वल हो, E2 डॉट E2 1 के इक्वल हो और E3 डॉट E3 1 के इक्वल हो और फिर E1 डॉट E2 0 आ जाए, यानी इनका डिफरेंट जो भी लेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 और एक जैसे का डॉट प्रोडक्ट 1 हो। तो हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर V को E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये तो एक सिंगल वेक्टर की बात थी कि कोई भी वेक्टर फील्ड से वेक्टर लें और इसी में ही अगर हम ये अब देखें कि अगर हम V की जगह पे वेक्टर फील्ड ले लेते हैं E1 और E1 की जगह पे हमारे पास नेचुरल फ्रेम फील्ड है U1 पुट कर देते हैं, E2 की जगह पे नेचुरल फ्रेम फील्ड U2 पुट कर देते हैं, तो E3 में हमारे पास जो नेचुरल फ्रेम फील्ड है U3 वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन फिर ऐसा बन जाएगा E1 इज इक्वल टू E1 डॉट U1 प्लस E2 डॉट U2 प्लस E3 डॉट U3 इंटू U3। अब E1 डॉट U1 किसके इक्वल आएगा जी, ये अब फिगर से देखें। अब ये किसके इक्वल आ रहा होगा, E1 डॉट U1 किसके इक्वल आएगा, E1 का नॉर्म इंटू U1 का नॉर्म इंटू कोसाइन थीटा। क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास आप देखें E1 जो बन रहा है, E1 इस डायरेक्शन में बनेगा, इसमें E1 डायरेक्शन जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी और E1 और U1 के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इस तरह फिर हमारे पास जो E1 डॉट U1 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, E1 का नॉर्म साथ U1 का नॉर्म। E1 यहाँ पे V की जगह पे E1 से मुराद ये कैपिटल E1 है, तो E1 का नॉर्म इंटू U1 का नॉर्म और साथ cos थीटा। तो E1 हमारे पास यूनिट वेक्टर फील्ड है तो E1 का नॉर्म 1 हो जाएगा। इस तरह U1 का नॉर्म भी 1 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा cos थीटा और साथ ये इधर इसकी जगह में ये U1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 डॉट U2 वो किसके इक्वल होगा, E1 का नॉर्म इंटू U2 का नॉर्म इंटू कॉज ऑफ। अब देखें E1 और U2 के दरमियान कितना एंगल बनेगा। अब देखें
E1 हमारे पास क्या है, E1 की ये डायरेक्शन है और E1 रोटेट करने से यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यानी U1 के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो बाकी U2 तक कितना एंगल बच जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो E1 है वो U2 के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 90 माइनस थीटा। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे कि E2 का नॉर्म इंटू E1 का नॉर्म इंटू U2 का नॉर्म इंटू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो 3 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू U2। अब थर्ड हमारे पास है E1 डॉट U3 इंटू U3। अब E1 जो है वो XY प्लेन में है हमारे पास, और जो U3 है हमारे पास वो स्पेस में है और उस प्लेन के पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह फिर E1 जो होगा वो U3 पे वो परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, परपेंडिकुलर है। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों या वेक्टर फील्ड्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये थर्ड को इधर हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह हम E2 लेंगे, तो E1 जो हमने लिया हुआ है, यानी E1 हमने जो ये यूनिट वेक्टर फील्ड ली हुई है, इधर हमने XY प्लेन में ये सारी E1 बन रही है। तो हम इसी E1 वेक्टर फील्ड को जब हम रोटेट करवाएंगे 90 के एंगल पे, यानी 90 के एंगल पे जब रोटेट करवाएंगे तो वो हमारे पास बेसिकली, क्योंकि हम कह रहे हैं कि E2 बनेगी उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, यानी थीटा को हम इंक्रीज 90 के एंगल पे इसी को जब रोटेट करवा देंगे तो वो E2 आ जाएगी। तो फिर E2 का एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ टोटल कितना बन जाएगा, E1 का एंगल पहले एक्स एक्सिस के साथ या U1 के साथ कितना है, थीटा। तो E2 का मजीद E2 हम ले रहे हैं, U1 को E2 90 के एंगल पे मजीद रोटेट करवा रहे हैं। फिर इस तरह जो E2 का एंगल बनेगा U1 के साथ वो क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा। जब 90 प्लस थीटा ये एंगल बनेगा तो हम जब लिखेंगे इधर यही जो E1 है इसमें थीटा की जगह पे जब 90 प्लस थीटा रिप्लेस करेंगे तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के। और इसी तरह जब इधर थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा हम पुट करेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तो वो आ जाएगा cos ऑफ 90 प्लस थीटा। और जो देखें जो E3 हम ले रहे हैं ये बिल्कुल हम वही डायरेक्शन ले रहे हैं E3 की जो हमारे पास U3 की डायरेक्शन है या Z एक्सिस की डायरेक्शन है। तो फिर E3 हमारे पास जो होगा वो U3 के इक्वल आ जाएगा। फाइनली द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ Z इज ऑफ कोर्स स्ट्रेट अप, सो E3 इज इक्वल टू U3। तो इस तरह हमने E1, E2, E3 ये फाइंड कर लिए जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड बना रहे हैं। It is easy to check that EI dot EJ is equal to delta IJ, so this is a frame field। और यहाँ पे ये चेक किया जा सकता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो लें कि E1 डॉट E2 लें तो वो 0 के इक्वल आ रहा होगा और E1 डॉट E1 लें तो वो 1 के इक्वल आ रहा होगा। तो इस तरह हमारे पास ये फ्रेम फील्ड डिफाइन हो रही है, इसको हम कह रहे हैं जी सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड। We call it the cylindrical frame field on R cube। आगे है जी स्फेरिकल फ्रेम फील्ड। अब पहले हमने सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड डिफाइन की है, अब हम स्फेरिकल फ्रेम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। इस टाइप की फ्रेम फील्ड हम डिफाइन करेंगे F1, F2 और F3। और ये F1, F2, F3 आप देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं जी, कि F1 हम कैसे ले रहे होते हैं, F2 हम कैसे ले रहे होते हैं और F3 कैसे ले रहे होते हैं। अब इससे पहले हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फील्ड समझने के लिए, फ्रेम फील्ड समझने के लिए हमें पहले सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड को याद रखना होगा। अब सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड पहले रिवाइज कर लेते हैं कि सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड हमने कैसे बनाया था, कि क्या किया था, वही जो U1 है सिंपली
जो हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, उसी को ही हम रोटेट कर दें थीटा एंगल पे, तो वो हमारे पास E1 वेक्टर फील्ड बन जाती है। और जिसके हमने E1 वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ U1 हमने देख लिया है कि वो किसके इक्वल होता है। अब उसी E1 को जब मजीद हम 90 के एंगल के उसी प्लेन में जब रोटेट करेंगे, एक्स वाई प्लेन पूरी में जब रोटेट करेंगे, तो वो जो हमारे पास बनती है वो E2 बनती है। और इसी तरह Z एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास जो U3 की डायरेक्शन है, दूसरे लफ्जों में वो ही हमारे पास E3 की डायरेक्शन है। अब जो E1 जो समझ आ गया आपको, अब E1 से हम F1 बनाएंगे जो स्फेरिकल फ्रेम फील्ड है। अब E1 से F1 हम कैसे बनाएंगे कि E1 जो हमारे पास वो प्लेन में यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, इसी को हम रोटेट करवाएंगे फाई एंगल पे। फाई एंगल पे कैसे रोटेट करवाएंगे, वो जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर फील्ड बन रही है प्लेन में, उसी को हम स्पेस में यानी ऊपर उठाना शुरू कर देंगे स्पेस में, और फाई एंगल तक उसको रोटेट करवा देंगे स्पेस में। यानी फाई एंगल वो जो जब रोटेट करके वो स्पेस में जो वेक्टर फील्ड वो बनेगी, वो फाई एंगल वो बना रही होगी किसके साथ, ये जो हमारे पास E1 है इसके साथ ये फाई एंगल बना रही होगी। अब E1 ये अब फाई एंगल जब बना रही होगी, ये इसी तरह फिर आगे F2 और F3 देखते हैं, फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं जी। Spherical frame field F1, F2, F3 can be derived from the spherical coordinate functions rho, theta, phi on R cube। तो spherical frame field को हम इससे ड्राइव करते हैं रो थीटा फाई, सिलेंड्रिकल को हम आर थीटा जी से करते हैं ड्राइव करते हैं, और इसको हम रो थीटा फाई से हम ड्राइव करते हैं जी स्फेरिकल फ्रेम फील्ड को। वी शैल मेजर फाई अप फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन रादर देन डाउन फ्रॉम द जेड एक्सिस। वही जो मैंने पहले बताया आपको कि जो एक्स वाई प्लेन से जो स्फेरिकल फ्रेम फील्ड है, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अप फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन से जो वही जो E1 है, हम उसी को उठा देते हैं एक्स वाई प्लेन से, और फाई एंगल तक जब उठा देते हैं तो वो हमारे पास F1 आ जाती है जी। अब ये है जी वही फिगर रिपीट हो रही है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखें हम क्या कैसे बना रहे हैं, लेट E1 E2 E3 बी द सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट द यूनिट वेक्टर फील्ड F2 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज द सेम एज अबव, सो F2 इज इक्वल टू E2। यानी हम F2 वो ही ले रहे हैं जो हमारे पास E2 बन रही है, यानी F2 हम उसी तरह लेंगे, F2 को ले रहे हैं वो ही जिस तरह E1 हमने लिया है, फिर उसको थीटा 90 के एंगल से रोटेट करवा के तो E2 बना रही है, हम F2 को वो ही E2 ही ले रहे हैं। E2 को दूसरे लफ्जों में E2 को हम वही F2 ले रहे हैं। अब F1 हम कैसे ले रहे हैं, द यूनिट वेक्टर फील्ड F1 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रो point straight out of the from the origin has it can be expressed as, और जो हमारे पास F1 होगी वो इस तरह एक्सप्रेस की जा सकती है। अब ये F1 हमने कैसे लिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वो E1 E2 E3 डिराइव किए हैं, इसी तरह F1 को हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F1 डॉट E1 into E1 प्लस F1 डॉट E2 into E2 प्लस F1 डॉट E3 इंटू E3। तो F1 डॉट E1 कितना एंगल बन रहा होगा, F1 और E1 के दरमियान कितना एंगल बन रहा है। आप देखें ये हमारे पास, आप व्यू देखें कि ये हमारे पास F1 है, यानी E1 को हमने उठा दिया है स्पेस में, तो ये कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। तो F1 डॉट E1 किसके इक्वल आएगा, cos फाई और E1। और इसी तरह फिर E3 हमने कैसे डिफाइन किया है जी, वही जो U3 है हमारे पास जो Z कोऑर्डिनेट है, अब वही जो U3 है E3 जो है हम उसको आगे अब इसी तरह ये जो फाई एंगल है बन रहा है F1 जो फाई एंगल बना रहा है E1 के साथ, तो F1 को हम मजीद रोटेट करवाएंगे किधर, उसी स्पेस में 90 के एंगल पे। जब 90 के एंगल पे इसको रोटेट करवाएंगे तो जो F3 वो हमारे पास जो आएगी डायरेक्शन आएगी, वो जो यूनिट वेक्टर फील्ड बनेगी उसको F3 हम कहेंगे। तो F3 बेसिकली E1 के साथ कितना एंगल बना रही होगी,
ये फाई एंगल है और आगे 90 एंगल बना रही होगी, तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 90 प्लस फाई, और कॉज ऑफ 90 प्लस फाई किसके इक्वल आएगा, साइन फाई के। और इसी तरह जो थर्ड है वो क्या है, F1 डॉट ई सॉरी F1.E2 जब हम लेंगे तो F1 हमारे पास क्या है, F1 उसी तरह F1 और E2 के दरमियान वो 90 का एंगल बन रहा होगा। क्यों 90 का एंगल बन रहा होगा F1 और E2 के दरमियान, क्योंकि E2 हम ले रहे हैं कौन सी, F1 हम ले रहे हैं, E2 हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि E2 जो है वो ही डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। तो F1 अगर एंगल बना रही है हमारे पास, जो F1 हम एंगल E1 के साथ बना रही है वो हमारे पास फाई एंगल बना रहा है, तो E1 जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी जो E2 है वो परपेंडिकुलर है E1 पे। जब E1 पे वो परपेंडिकुलर है तो हमारे पास F1 जो हमारे पास आ रहा होगा ये F1.E2 ये किसके इक्वल है, cos 90 के इक्वल। अब 90 के इक्वल ये कैसे आ रहा है, क्योंकि अब देखें जो हमारे पास है F1 है वो थर्ड डायरेक्शन में चला गया है क्योंकि वो स्पेस में चला गया है, और E2 हमारे पास वो किस में है, वो हमारे पास वो प्लेन में है। तो जो हमारे पास ये डायरेक्शन, तो E2 की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये E1 है हमारे पास, तो E2 हमारे पास इसी तरह डायरेक्शन E2 की जब डायरेक्शन लेंगे तो वो उस डायरेक्शन E2 हमारे पास E1 से 90 के एंगल पे है। तो अगर हम आप देखते हैं, आप इमेजिन करें तो E2 तकरीबन वो इधर इसी प्लेन में बढ़ रहा होगा, तो E2 जो इस प्लेन में बढ़ रहा है उस पे ये परपेंडिकुलर बन रहा होगा F1। तो इस तरह ये F1 और E2 के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो कितना एंगल बन रहा होगा, वो 90 का एंगल बन रहा है यहाँ से। तो F1.E2 cos 90 वो 0 हो गया। इसी तरह F1.E3, अब F1 भी स्पेस में है। अब स्पेस में आप देखें, ये इमेजिन करें तो ये एक, आप देखें तो वो प्लेन बन रही है पूरी, यानी आप इमेजिन करें तो ये यहाँ से लेके ये स्पेस में आप देखें तो ये एक प्लेन में ही है सारे, E1 F1 E3 F3, और जो E2 है वो जब E1 पे परपेंडिकुलर है तो ये देखें ये जो स्पेस बन रही है ना वो उस पे एक परपेंडिकुलर जा रहा होगा, इसलिए वो F1 पे परपेंडिकुलर है, और F1 और E2 के दरमियान फिर वो 90 का एंगल है, वो 0 हो जाएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह जब स्पेस में ये जो एक प्लेन में ये सारे बन रहे हैं तो आप देखें ये जो यहाँ से E1 से स्टार्ट करें तो F3 जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ये क्या आ रहा है F1.E3, तो F1 हमारे पास ये है और E3 हमारे पास ये है, तो F1 और E3 के दरमियान कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस फाई, तो cos 90 माइनस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, साइन फाई के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली द वेक्टर फील्ड फॉर इंक्रीजिंग फाई इज, और F3 किधर आएगी, जहाँ पे फाई जिस तरह इंक्रीज कर रहा है जिस डायरेक्शन में तो उधर ही F3 आएगी। तो वही जो पहले वाला कंसेप्ट है वही जब यूज़ करेंगे इधर कि अब देखें F3 के लिए कि फाई यहाँ तक फाई एंगल है स्पेस में, ये याद रखें ये स्पेस में हम बना रहे हैं कि E1 से हमने उठा दिया है फाई एंगल से, इसी वेक्टर फील्ड को उठा लिया फाई एंगल पे स्पेस में, तो ये हमारे पास ये F1 बन रही है। तो उसी तरह फिर इसी तरह जब इससे मज़ीद आगे इसी को रोटेट करवाते जाएंगे स्पेस में F3 90 के एंगल पे, तो ये F3 बनेगी। तो F3 के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह जो टोटल एंगल बना रहे होंगे E1 के साथ वो कितना एंगल बना रहे होंगे
90 प्लस फाई का, और हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा F3 का, इसी तरह वो E3 के साथ वो फाई एंगल बन होगा। तो अब इस तरह हम जब ये देखते हैं तो F3 को हम लिखेंगे F3 डॉट E1 इंटू E1। तो F3 का E1 के साथ एंगल है 90 प्लस फाई, तो काज ऑफ 90 प्लस फाई माइनस साइन फाई। और F3 का जो E3 के साथ एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। तो हमारे पास F3 का कंपोनेंट जो आएगा E3 के साथ वो हमारे पास आ जाएगा cos फाई इंटू E3 आ जाएगा। और E2 मैंने इसी तरह बताया कि ये हमारे पास आप इमेजिन करें तो ये एक प्लेन जो बन रही है, तो जो E2 है क्योंकि वो इनडायरेक्ट E1 से रोटेट होके एक नई डायरेक्शन जो बन रही है हमारे पास, तो वो जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन में। तो फिर वो F3 इसी तरह परपेंडिकुलर F3 और हमारे पास E2 होंगे, सॉरी। तो F3 और E2 जब परपेंडिकुलर होंगे तो F3 और E2 का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो आएगा। तो इस तरह फिर E2 का कोई कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड है, अब मज़ीद अब E1 और E2 E3 को हम अगर लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3, तो F1 में भी हम रिप्लेस करते हैं। ये जो हमारे पास F1 आ रहा है ये इधर भी E1 में हम E1 इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 लिख देते हैं, और इसी तरह E3 भी इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 लिख देते हैं, जो हमने पहले सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड में ड्राइव किया है। तो इस तरह हमारे पास ये F1 F2 F3 स्फेरिकल फ्रेम फील्ड बन जाता है इन टर्म्स ऑफ U1 U2 और U3। By repeating use of the identity sin square plus cos square is equal to 1, we check that F1 F2 F3 is a frame field, जिसको हम कहेंगे स्फेरिकल फ्रेम फील्ड। यानी जब हम इनको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट इनका लेंगे F1 डॉट F2, तो ये आइडेंटिटी जब यूज़ करेंगे हम ये कि कॉस, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, या कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 है। तो वो आइडेंटिटी जब यूज़ करेंगे तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रेम फील्ड बनाता है कि F1 डॉट F2 ज़ीरो आ रहा होगा, इसी तरह F1 डॉट F3 भी ज़ीरो आ रहा होगा, F1 डॉट F1 1 आ रहा होगा, F2 डॉट F2 1 आ रहा होगा, और F3 डॉट F3 भी 1 आ रहा होगा। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये स्फेरिकल ये जो है फ्रेम फील्ड बना रहा है, और इस फ्रेम फील्ड को हम कहेंगे स्फेरिकल फ्रेम फील्ड।